गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहां पर आपको इंडिया और चाइना के बीच में एक डिस्प्यूट देखने को मिलेगा। अभी ना दोस्तों 10 से 15 दिन ही हुए हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि किस तरह से भारत और चाइना के बीच में जो कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे, हमने उनको बाउंड्रीज को हमने नेगोशिएट करने की कोशिश करी एंड काफी सारी जगहों के ऊपर हमारी सहमति बन भी गई। आप लोगों ने इस बात को कई दिनों तक अखबारों में पढ़ा भी था, राइट। इवन अगर हम बात करें भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो एनएसए हैं, अजीत डोवाल जी, और चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी अभी लगभग 15 दिन पहले ही उनकी भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी इस तरह से बाउंड्री नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कशंस करी थी। पर अभी मुद्दा पता क्या उठ रहा है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें ना, तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का ही हिस्सा है, इसमें कोई डाउट की बात है ही नहीं। पर आप जानते हैं कि कुछ हिस्सा आज के समय पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। उसी तरह से काफी सारा भारत का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा जो कि चाइना के कंट्रोल के अंदर आज के समय देखने को मिल जाएगा। नो, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि एंटायर जम्मू कश्मीर रीजन इज कंप्लीटली अ पार्ट ऑफ इंडिया। पर आप लोगों को नोटिस कर पाओगे कि कैसे कुछ एक एरियाज इलीगली चाइना के या पाकिस्तान के कंट्रोल में देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो पूरा रीजन है जो कहीं ना कहीं चाइना के कंट्रोल में है, इस रीजन में अभी क्या किया है, चाइना ने कुछ एक चेंजेस करे हैं। आप पूछोगे कैसे चेंजेस? दोस्तों, यहाँ पर ना उन्होंने चाइना के द्वारा दो काउंटीज बनाई गई हैं। बेसिकली कहने का पॉइंट ये है, यहाँ पर कुछ जो रीजन्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। जैसे उनकी काउंटीज की कैपिटल्स यहाँ पे बनाई गई हैं। तो भारत का पॉइंट ये है कि आप हमारे हिस्से के अंदर, आप हमारे रीजन के अंदर कैसे कुछ भी नया कुछ कर सकते हो, नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। दिस इज कंप्लीटली इनएक्सेप्टेबल। ऐसा भारत ने यहाँ पे प्रोटेस्ट रेज किया है इस चीज के अगेंस्ट। तो यानी कि पिछले कुछ टाइम में जो हमें लग रहा था कि भारत चाइना के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पर चाइना ने एक नई कंट्रोवर्सी यहाँ पे खड़ी कर दी है इस रीजन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव करके। और भारत को इसमें नहीं पूछा गया। तो इस तरह के जो भी यूनिलैटरल मूव चाइना के द्वारा होंगे, वो कहीं ना कहीं हमारी जो बायलैटरल नेगोशिएशंस हैं उनको डेफिनेटली इंपैक्ट ये करते हैं, राइट। दोस्तों, डेट है आज की 4 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है ना, वो है इन फ्लाइट इंटरनेट सर्विस के बारे में। देखो, आप लोग कभी प्लेन के माध्यम से फ्लाइट से ट्रेवल किए हो, कहीं ना कभी गए होंगे, कुछ बच्चे नहीं भी गए होंगे हो सकता है। पर आप लोगों ने नोटिस जरूर किया होगा या मूवीज में देखा होगा कि आपको बोल दिया जाता है कि आप अपने मोबाइल फोन बंद कर दीजिए, है ना। आप मोबाइल फोन का उपयोग करना अभी मतलब मना है, वर्जित है। ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ना, ऐसे अगर आप मोबाइल फोन्स को इस्तेमाल करोगे, स्पेशली स्टार्टिंग के जो जब वो टेक ऑफ कर रहा होता है या जब जब वो लैंड कर रहा होता है, उस समय के ऊपर क्या होता है, उस समय वो इंटरफेरेंस हो सकता है विद द टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क्स। इसीलिए आपको बोल दिया जाता है कि अपना फोन या तो बंद कर दो या फिर आप उसको फ्लाइट मोड में डाल दो। ऐसा बोला जाता है आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो, स्टार्टिंग में तो सेफ्टी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, टेक ऑफ के समय, लैंड के समय, उस समय तो आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप प्रॉपर सेफ्टी को मेंटेन करें। पर अगर मैं आपको ये कहूं कि आप कुछ समय के अंदर अंदर क्या हो पाएगा, आप जब फ्लाइट में होंगे ना, मतलब व्हेन यू आर ट्रेवलिंग, जब आप रास्ते में होंगे, मिड एयर होंगे, उस समय के ऊपर आप अपने मोबाइल्स के ऊपर कहीं ना कहीं इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। और ऐसा किसने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट करने जा रहा है एयर इंडिया। एयर इंडिया पहली डोमेस्टिक इंडियन एयरलाइन बनने जा रही है जिसके अंदर क्या कर पाओगे, आप डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर आप ड्यूरिंग द मतलब एयरक्राफ्ट में बैठे बैठे आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाओगे। ये टेक्नोलॉजी एयर इंडिया लाने जा रहा है। आप पूछोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इन फ्लाइट के अंदर आप इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हो? देखो, मैं आपको यहाँ पे ना इसका सिस्टम एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली चीज पता क्या होगी? सबसे पहली चीज यहाँ पे ये होगी कि आप अपना मोबाइल ओपन करोगे। ठीक है। मोबाइल के अंदर ना एक एयर इंडिया वाले आपको एक लिंक वगैरह दे देंगे। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड अकॉर्डिंगली आपके सामने एक डेटा फॉर्मेशन आएगा, मतलब डेटा फिल करने के लिए एक आएगा। उसमें आप अपना पीएनआर नंबर दोगे जो भी आपके टिकट के ऊपर होता है, एंड साथ ही साथ आप अपना जो सरनेम है वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अगर ये पीएनआर और ये नाम ये मैच कर गया तो अकॉर्डिंगली आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाओगे इंटरनेट के साथ। पर ये इंटरनेट आएगा कहाँ से, ये सबसे बड़ा डाउट होगा। तो जैसे ही आपने ये सब चीजें करी,
तो आपकी जो डिवाइस है ना, जो पैसेंजर की डिवाइस है, चाहे आपका मोबाइल है या लैपटॉप, वॉट एवर इट माइट बी, तो वो क्या होगा, वो डिवाइस कहीं ना कहीं जो कैबिन के अंदर आपके वाईफाई एंटीना लगे होंगे उसके साथ कनेक्ट कर जाएगी। हाँ जी, आपके कैबिन के अंदर वाईफाई एंटीनास होंगे, उनके साथ आपकी डिवाइस कनेक्ट कर जाएगी। फिर यहां से जो भी वाईफाई एंटीना से जो भी सिग्नल आया वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सर्वर के ऊपर, जो ऑन बोर्ड सर्वर होगा ना आपके फ्लाइट के अंदर ही, आपके एयरक्राफ्ट के अंदर ही, वहां जाएगा सर्वर के पास। अब यहां पर सर्वर के पास एक बार सिग्नल आ चुका है कि आप कोई चीज एक्सेस करना चाहते हो, इसके बाद आपके सामने दो तरीके होंगे। देर आर टू वेज टू प्रोवाइड द इंटरनेट। एक को हम बोलते हैं एटीजी सिस्टम, एक को बोलते हैं सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी। अब एटीजी क्या है, एटीजी स्टैंड्स फॉर एयर टू ग्राउंड, ठीक है। और सैटेलाइट तो आप जानते होंगे। तो एयर टू ग्राउंड में पता क्या होगा, जो सर्वर के ऊपर सिग्नल आ चुका है वो कहीं ना कहीं जो भी ग्राउंड के ऊपर आपके टावर नहीं लगे होते, आपके घर के आसपास आप नोटिस करना टावर लगे होते हैं आपके सेलुलर टावर्स, उनके माध्यम से मतलब वहां पर सिग्नल जाएगा आपके सर्वर से इन टावर के ऊपर। फिर टावर जो होगा वो कहीं ना कहीं वापस से रिस्पॉन्ड करेगा सिग्नल को, एंड अकॉर्डिंगली आपके मोबाइल फिर इंटरनेट आ जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट में क्या होगा, जो भी सर्वर के ऊपर सिग्नल आया वो कहीं ना कहीं एंटीना के माध्यम से कहाँ भेजा जाएगा, वो सैटेलाइट तक भेजा जाएगा। फिर सैटेलाइट क्या करेगा, सैटेलाइट आपका जो ग्राउंड स्टेशन होता है वहां पर सिग्नल को भेजेगा, एंड वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो इसी पर्टिकुलर माध्यम से वापस आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तो यानी कि दो तरीके क्या हुए, एक हुआ आपका एटीजी एयर टू ग्राउंड तरीका, दूसरा हो गया आप सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी के माध्यम से आप इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हो। क्या आप लोग सोच सकते हो दोनों के फायदे या नुकसान? मुझे एक चीज बताओ, एयर टू ग्राउंड में क्या हो रहा है, एटीजी के अंदर क्या कर रहे हैं हम एयर टू ग्राउंड के अंदर? बेसिकली यही तो है कि आपके जो एयरप्लेन होगा उसकी बैली के नीचे एक तरह से एंटीना लग जाएगा, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड के ऊपर जो भी टावर है उसके आसपास उसको उसको यूज करेगा ताकि कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी जाए। इसकी समस्या पता क्या है, इसकी समस्या ये है कि हर जगह नीचे टावर तो हो नहीं सकता ना। जैसे आप लोग लेट से दिल्ली में रहते हो, मेरे दिल्ली में मेरे घर के पास में टावर लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर भाई कल को आगे जाके फ्लाइट को कहीं पानी के ऊपर भी तो मूव करना हो गया, बिल्कुल हो सकता है। कोई ऐसी जगह के ऊपर हो गया जहां पे ढंग की कनेक्टिविटी नहीं है, और जब कहीं ना कहीं एटीजी के अंदर आप डिपेंडेंट ही ग्राउंड लेवल बेस्ड टावर्स के ऊपर हो, तो अगर टावर नहीं होंगे या कनेक्टिविटी कम होगी तो आपके फोन पर भी भाई इंटरनेट नहीं चलेगा। तो यही सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ ऐसी जगह के ऊपर जो अगर पास कर रहा है जहाँ पानी की बॉडी है या कुछ और दिक्कत है, तो वहां पर आपको एटीजी के माध्यम से इंटरनेट उतना अच्छे से नहीं मिल पाएगा। सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी में क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्टली आप ग्राउंड स्टेशन को कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे थ्रू यूजिंग ऑफ सैटेलाइट्स। तो एंटीना आपकी जो एयरक्राफ्ट की बॉडी के ऊपर माउंटेड होगा उसको यूज कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली नीचे टावर है या नहीं है उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम सैटेलाइट्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्द एयर इंडिया के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल कर पाओगे। तो वाईफाई जो होगा वो फ्री ऑफ चार्ज होगा। ये कुछ जैसे एयरबस A350 हो गया, बोइंग हो गया, है ना, कुछ और सिलेक्टेड एयरक्राफ्ट हो गया, उनके ऊपर ये वाईफाई फ्रीली अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेल्को ने यहाँ पे पार्टनरशिप करी है पैनासोनिक एवियोनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि इस तरह एयर इंडिया की कुछ डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ऊपर ये चीजें प्रोवाइड करी जा पाए। एंड इनफैक्ट ना देखो, एयर इंडिया ने ना बार बार एक चीज बोली हुई है, वो बोल रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं जो पैसेंजर एक्सपीरियंस है उसको हम इनहेंस करना चाहते हैं, प्लस भारत की फ्लाइट्स को या भारत के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये जो एक पॉइंट कदम एयर इंडिया के द्वारा है, ये उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, बाकी एक आखिरी चीज आपको और अंडरस्टैंड करनी है, वो है आपके द फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी अमेंडमेंट रूल्स 2024। इन पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से पता क्या है कि आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, पर केवल और केवल 3000 मीटर की हाइट के बाद। जब आपका एयरक्राफ्ट ने या आपने एयर स्पेस के अंदर 3000 मीटर से ज्यादा की हाइट आपने प्राप्त कर ली है ना, तभी आप इस चीजों का इस्तेमाल कर पाओगे। उसका रीजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जब कहीं ना कहीं फ्लाइट आपकी टेक ऑफ करती है, ठीक है, या फिर लैंड करती है, उस समय के ऊपर ये चीजें रिस्ट्रिक्टेड रहेंगी, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपका इंटरफेरेंस होता है टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क्स के साथ। इस वजह से को अवॉइड करने को बोला जाता है ड्यूरिंग फ्लाइट एंड सॉरी ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू इन फ्लाइट इंटरनेट सर्विस। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स राइट टू प्रॉपर्टी एंड एडुकेट कॉम्पनसेशन। पहली बात तो आप लोग मुझे ये बताओ, क्या राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक फंडामेंटल राइट है क्या? आप बोलोगे नहीं, पहले हुआ करता था। अगर आप नोटिस करोगे पहले आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी लिखा गया था,
पर बाद में जाके क्या होता है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1978 के अंदर, जिसके माध्यम से इसको फंडामेंटल राइट की तरह हटा दिया जाता है। पर क्या हमने इसको पूरे संविधान से ही हटा दिया? आंसर इज नो। आज के समय में अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तो आर्टिकल 300 ए के अंदर आपको राइट टू प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगा। तो फंडामेंटल राइट नहीं है ये अभी भी, क्या है, बट इट स्टिल रिमेन्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब भले ही हमने इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया, अब उस वजह से ना थोड़ी सी पोजीशन तो इसकी डिग्रेड हुई है, क्योंकि अगर पता क्या है, अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो डायरेक्टली कोई भी इसके अगर दिक्कत होती तो डायरेक्टली बंदा सुप्रीम कोर्ट में चला जाता कि फंडामेंटल राइट मेरा तो वायलेट हुआ है। एंड डेफिनेटली फिर जब कोई मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो स्टेट के ऊपर भी मतलब फिर क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं उस चीज के रिगार्डिंग, है ना, कि स्टेट कैसे इस राइट के साथ इंटरफेयर कर रही है। तो ये दिक्कतें कुछ थी। पर अगर हम बात करें, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है आज के समय, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब आप कोई भी वायलेशन होता है तब भी आप जा सकते हो, पर आप हाई कोर्ट के अंदर जाओगे अंडर आर्टिकल 226, एंड उसके बेसिस के ऊपर फिर सारा का सारा यहाँ पे प्रोसेस हमें देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 301 की बात करें ना, तो ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टी सरकार आपकी ले सकती है, पर वो प्रॉपर लीगल अथॉरिटी के साथ होनी चाहिए एंड एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आर्बिट्रेली कैसे मर्जी ले लिया, ठीक है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे, अगर कोई बंदा भारत का नागरिक नहीं भी है उसको भी आर्टिकल 300 ए एक्सटेंड होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या मसला था, यहाँ मसला दरअसल में यहाँ पे ये गया कि यहाँ पर ना बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसके लिए, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए लैंड एक्वायर करी जा रही थी, है ना। अब लैंड एक्वायर की वजह से दिक्कत ये आ गई कि लैंड तो एक्वायर वो करते करते इतने सारे साल लग गए कि दिक्कत ये आ गई कि किस साल को हम यहाँ पे कंसिडर करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मेरी ना आपसे 2002 में या 2003 में लेट से मेरी आपसे बातचीत स्टार्ट हुई कि यार मुझे ना आप जमीन बेच दो, या मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपकी जमीन एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है। अब कई मसलों की वजह से हो सकता है मुझे 20 साल लग गए, 2024-25 में जाके मैंने जाके आपसे फाइनली जमीन एक्वायर करी। मुझे बताओ कि आपको क्या रेट देना पड़ेगा, मतलब मैं आपको क्या रेट दूंगा। कोई बंदा बोलेगा सर 2003 में नेगोशिएशन शुरू हुए थे, उस समय आपकी जो भी वॉटेवर 1 एकड़ जमीन थी उसका प्राइस ये था, वॉटेवर मान लो 1 करोड़ था, तो मैं आपको 1 करोड़ दे दूंगा। पर मुझे एक चीज बताओ, जो फाइनली डिस्कशन खत्म हुई है वो तो 2024-25 में हुई है। हो सकता है जो 1 करोड़ की जमीन उस समय के ऊपर थी आज ये 100 करोड़ की हो गई हो, है कि नहीं। तो ये समस्या चल रही थी, तो इनको यहाँ पे लैंड ओनर्स का ये बोलना था कि हमें प्रॉपर कंपनसेशन मिला ही नहीं, हमसे यहाँ पे प्रॉपर्टी अपनी ले ली गई पर प्रॉपर कंपनसेशन मिला ही नहीं। अब जो जो वहां के जो कहीं ना कहीं कंपोजिशन देख रहे थे वो 2011 के मार्केट रेट्स को देख रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 22 साल लग गए आपको ये सारी चीजें करते करते। ये कहीं ना कहीं स्टेट ऑफिशियल का दिखाता है कि लेथार्जिक एटीट्यूड है, आपको 22 साल लग जा रहे हैं ये अपना एक मुद्दा रिजॉल्व करने के लिए। और सरकार ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि भाई इनको जो वैल्यूएशन डेट है ना वो 2003 की मत दो, 2003 में प्रॉपर्टी का रेट बहुत ही कम था, अब 2019 का रेट दो, ठीक है, ताकि इनको यहाँ पे इन्फ्लेशन का और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी तो कुछ कॉन्सेप्ट होता है या नहीं होता। महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी, 2000 आप 2003 का रेट कैसे दे सकते हो, 2019 में सारा काम कर रहे हो। तो लोगों को जिनसे आप जमीन ले रहे हो उनको सही ढंग से उनको पैसा मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो मुद्दा था इसने यहाँ पे कहीं ना कहीं जस्टिस को यहाँ पे प्रिवेल करने की कोशिश करी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि कोई भी पर्सन कैन बी, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी बिना एडिक्वेट कंपनसेशन के, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि प्रॉपर्टी ओनरशिप डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही है इस पर्टिकुलर जजमेंट का इम्प्लीकेशन कि ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से चीजों को देखा जाए एंड सही ढंग से उनको कंपनसेशन मिले। एंड ये बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो चुका है फॉर द लैंड एक्विजिशन। तो ये बात भी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगला दोस्तों टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो शिवागिरी के बारे में है। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ना थोड़ा सा श्री नारायण गुरु जी के बारे में पता होना चाहिए। देखो जब हम बात करते हैं ना श्री नारायण गुरु जी की, तो ये इजावा फैमिली के अंदर बॉर्न हुए थे। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि कहीं ना कहीं उस समय के अंदर जो केरला के अंदर सोसाइटी थी वो काफी कास्ट बेस्ड सोसाइटी हमें देखने को मिल जाती है, जहां पर जो कहीं ना कहीं जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है उनके अगेंस्ट बहुत हैवी लेवल के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो एजावा कम्युनिटी को भी काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ी। तो श्री नारायण गुरु जी ने बात करी वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। बेसिकली जो कास्ट बेस्ड इनजस्टिस था उसको इन्होंने यहाँ पे अपोज किया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना तो इन्होंने, जैसे आपका टेम्पल के रिगार्डिंग होता है ना, जैसे आप नोटिस कर पाओगे कुंभ अभिषेकम जो होता है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक शिवा आइडल को जो रविपुरम रिवर जो का पानी था उससे कहीं ना कहीं उसका कुंभ अभिषेकम किया। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि एक रिचुअल
आपने परफॉर्म कर दिया। अभी तक बोला जा रहा था कि जो ये रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं अपर कास्ट वाले लोगों से ही किया जा सकते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने किया, कहीं ना कहीं इन्होंने दिखाया कि ये जो आप कास्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ना, कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट वो टेंपल में नहीं जा सकते या टेंपल वर्शिप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए भगवान बराबर है, तो सबको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। इनफैक्ट टेंपल एंट्री मूवमेंट्स तो बाद में शुरू हुई, ये जो श्री नारायण गुरु जी के जो एफर्ट्स थे ये बहुत पहले ही, उससे पहले स्टार्ट हो गए थे। इनफैक्ट आप नोटिस कर पाओगे जो कलम 1 कोड है, यहाँ पर इन्होंने अंदर जो मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां लगती हैं वो मूर्तियां हटाकर उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ पर शीशे लगने चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर भी भगवान है। ठीक है, तो ऐसे इनकी यहाँ पे सोच काफी इनकी आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी तरह ही यहाँ पे इनके द्वारा एक सेंटर एस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम है शिवगिरी मधोम। ठीक है, इसको यहाँ पे एज अ सेंटर एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर कैसे इस सेंटर के माध्यम से लोगों के अंदर सोशल इक्वालिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे जगाई जा पाए, वो इसका फोकस था। बाकी गुरु जी के द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालना, इसको भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया 1903 के अंदर, ताकि एक तरह से ना जो भी आपकी ऑप्रेस्ड कास्ट है उनको यहाँ पे अच्छे से उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा पाए और उनको सोशली अपलिफ्ट किया जा पाए। बट बाद में इन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर एसएनडीपी से यहाँ पे थोड़ा पीछे हट गए, थोड़ा डिसोसिएट कर गए, क्योंकि इनको लगा कि उनका फोकस केवल और केवल जावा कम्युनिटी के ऊपर ही था एंड पूरे के पूरे रिफॉर्म्स के ऊपर उनका शायद उतना ध्यान नहीं था। फिर 1913 की बात करें तो जो श्री नारायण गुरु जी थे उनके द्वारा यहाँ पर अद्वैत आश्रम को भी यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, जो कि एक तरह से बेस था ओम सहोदरम, ठीक है, आपका सर्वत्र, बेसिकली भगवान की आंखों के अंदर, भगवान की नजर के अंदर सबके सब लोग बराबर हैं, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को एडवोकेट करते थे। बाकी आप लोग जानते होंगे कि जो अद्वैत वेदांत है, अद्वैत वेदांत की बात होती है जब हम बात करते हैं नॉन ड्यूअलिज्म की, जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो इंडिविजुअल है वो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण है उससे यहाँ पे अलग नहीं है, रियलिटी से अलग नहीं है, नॉन ड्यूअलिज्म की जो बात होती है उसी का रीएवैल्यूएट करने यहाँ पे इनको जाना जाता है। बाकी इनके वर्क्स की हम बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे अद्वैत दीपिका आश्रम और थेवरापति कंगल, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे श्री नारायण गुरु जी के। ठीक है, तो ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया इनके काम क्या थे, कैसे कैसे इन्होंने काम किया, ऑल दोस थिंग्स हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इनके द्वारा क्या स्टैब्लिश किया गया था, एक पिलग्रिमेज सेंटर, ठीक है, एक तरह से यहाँ पे शिवगिरी मधोम इसको स्टैब्लिश किया गया था 1904 के अंदर, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग्स दी जाती थी, बहुत सारे और कैसे कैसे कहीं ना कहीं जो आप नोटिस कर पाओगे कि कास्ट के डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना है, वो काम भी सेंटर के द्वारा किया जाता था। अब ये जो मधोम है ना, ये कहीं ना कहीं जो एजावा कम्युनिटी है उसका बहुत इंपॉर्टेंट उसका लिए बन जाता है। एंड जो एजावा कम्युनिटी है वो आप नोटिस कर पाओगे केरला में लगभग 23% जो पॉपुलेशन है वो एजावा कम्युनिटी की ही है, तो दिस इज बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब यहाँ पे दिक्कत पता क्या आ गई है, रिसेंटली जो केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, विजयन जी, वो यहाँ पर गए थे, यहाँ पे शिवगिरी पिलग्रमेज के ऊपर, एंड यहाँ पर इन्होंने कुछ ऐसे बयान दे दिए जो कहीं ना कहीं थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल थे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इनके द्वारा यहाँ पे बोल दिया गया कि जो सनातन धर्म है ना वो कहीं ना कहीं बेस्ड है वर्ण आश्रम के ऊपर, एंड वर्ण आश्रम की वजह से क्या हुआ है, वर्ण आश्रम की वजह से यहाँ पर 4 कास्ट के अंदर डिवीजन हो गया है, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। इससे कहने की कास्ट डिवीजन और बड़ी है, एंड ये कास्ट डिवीजन की वजह से ही, ये कास्ट की डिवीजन की वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। तो काफी सारे लोग आज के समय क्या कर रहे हैं, श्री नारायण गुरु जी को सनातन धर्म के साथ मैच करने की या उसको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल भी लिंक मत करो, सनातन धर्म की वजह से तो क्या हुआ है, एक तरह से यहाँ पर कास्ट में कॉन्फ्लिक्ट आए हैं, और जबकि श्री नारायण गुरु जी ने क्या किया है, उन्होंने तो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश करी है। तो ऐसा यहाँ पे लगा कि एक तरह से केरला चीफ मिनिस्टर ने सनातन धर्म का एक तरह से अपमान किया है, इस वजह से बहुत बड़ी यहाँ पे कंट्रोवर्सी देखने को मिल गई, जिस वजह से ये पूरा पूरा शिवगरी का मुद्दा जो था वो पूरा मुद्दा न्यूज में आ चुका है। तो कंट्रोवर्सीज में इतना जाने की जरूरत नहीं है, हमें जो फैक्ट्स या जो और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी थी वो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ ली हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज आईएमडी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंडियन मिथोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं ऑन 15 जनवरी 2025। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें कि आईएमडी आखिर है क्या, क्या क्या इसके काम है, एंड ऑल दोस थिंग्स। आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आईएमडी के जब हम कामों की बात करते हैं ना, तो आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एग्रीकल्चर, इरिगेशन, शिपिंग, एविएशन, हर पर्टिकुलर चीज के लिए कहीं ना कहीं कुछ वेदर सेंसिटिव डेटा चाहिए होता है कि कब कहाँ पे बारिश होने जा रही है,
कब हीट वेव आएगी, कब स्नो वेव आएगी, है ना, कब कहीं ना कहीं कहाँ के ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे, उनके रिगार्डिंग वार्निंग एंड फोरकास्ट करना ये आईएमडी का ही काम होता है। इसके अलावा साइक्लोन को नाम देना, आप नोटिस करते हो ना, साइक्लोन का अलग अलग नाम दिए जाते हैं, वो नाम देना, वार्निंग प्रोवाइड करना, वो सारे भी आईएमडी के काम है। इसके अलावा अर्थक्वेक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना, उनके मॉनिटरिंग सेंटर्स यहाँ पे सेटअप करना, वो भी आपका काम आईएमडी का ही देखने को मिल जाता है। तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि आईएमडी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम करता है। तो अंडरस्टैंड करिए कि आईएमडी को स्टैब्लिश किया गया था 1875 के अंदर, जैसे मैंने कहा 2025 के अंदर इसके 150 साल यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो उस समय जो मिस्टर एच एफ ब्लैनफोर्ड थे, वो यहाँ पे उनके द्वारा यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। ही वॉज अपॉइंटेड एज द मीटोलॉजिकल रिपोर्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईएमडी आज के समय आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर काम करती है। हेडक्वार्टर्स के दिल्ली में है, पर डेफिनेटली और भी इसके अलग अलग रीजनल सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये समय के साथ ना इसका काम जो था आईएमडी का इवॉल्व होता रहा है। जैसे 1878 के अंदर डेली वेदर रिपोर्ट की डेली बेसिस के ऊपर वेदर क्या रहेगा, वो पहली बार रिपोर्ट प्रिपेयर हुई। फिर 1886 के अंदर हमने जो भारत के पोर्ट्स थे उनको भी यहाँ पे पोर्ट वार्निंग सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया ताकि एक तरह से मैरीटाइम सेफ्टी बढ़ पाए। फिर आगे जाके 1890 के अंदर भी हमने और काम किया। तो ऐसे समय समय के ऊपर ना काम होते रहे हैं। एंड आज के समय आप नोटिस कर पाओगे, हम तो फोरकास्टिंग के अंदर अब काफी एडवांस टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से काफी ज्यादा एक्यूरेसी हमारी इंप्रूव हुई है। हालांकि अभी भी हम बहुत 100% एक्यूरेसी तक नहीं पहुंच पाए हैं, बट टेक्नोलॉजिकल जो सिस्टम समय समय के ऊपर इवॉल्व हुए हैं ना, दैट हैव हेल्प इन इंश्योरिंग कि आईएमडी का जो रोल है वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता रहा है। ये पूरा आपको एग्जैक्टली आपको क्रोनोलॉजी याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक आइडिया जरूर होना चाहिए कि कैसे समय के साथ फंक्शंस इवॉल्व हुए हैं आईएमडी के। तो ये कुछ बातें थी आईएमडी के बारे में जो हमें जाननी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है पालास कैट के बारे में। ठीक है, दरअसल में काफी एक इंटरेस्टिंग एक चीज हुई। एक पर्सन थे, ठीक है, शफीक बशीर अहमद, ये केरला के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे। ये ऐसे ही एक बार घूमने गए थे मंगोलिया, ठीक है, एंड उन्होंने एक फोटो ले ली यहाँ पे पलास कैट की। अब जाके पता क्या हुआ है, अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी, ये जो सीबीएसई की जो बुक्स होती है ना, अगर आप उनमें नोटिस करोगे तो इनकी ये जो फोटो है, इनकी फोटो को यहाँ पे सरकार ने अपनी सीबीएसई की जो बुक्स हैं उसके अंदर यूज किया है। तो इस वजह से पालास कैट काफी ज्यादा न्यूज में चल रही हैं। थोड़ा सा हम इस पर्टिकुलर कैट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। देखो मैंने जैसे कहा ना कि जो पर्सन थे, जो फोटोग्राफर थे, तो मंगोलिया गए थे, तो डेफिनेटली मंगोलिया में तो मिलेगी मिलेगी। इसके अलावा चाइना, तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, बेसिकली जो सेंट्रल एशिया का रीजन है ना, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी फ्रॉम द कैस्पियन सी थ्रू ईरान, अफगानिस्तान, एंड इवन अगर हम बात करें तो नदर्न इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा चाइना, मंगोलिया, सदर्न रशिया में आपको देखने को मिल जाती हैं। आप पूछोगे भारत में कौन से एरिया में, देखो मेजरली आपको जो लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट्स है ना, वहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। लद्दाख ना दरअसल में टोटल कैट फैमिली के 3 मैमल्स को यहाँ पे उसका घर है। एक है स्नो लेपर्ड, एक है लिंक्स और एक है आपका पालास कैट। तो इन सभी में से जो सबसे छोटी आपको कैट देखने को मिलेगी वो पालास कैट ही है। इसकी अगर आप पिक्चर के थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स आप यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। पहली चीज तो आप यहाँ पे नोटिस करिए इनके कानों को। अगर आप नोटिस कर पा रहे हो ना, तो इनके कान बहुत ही छोटे से हैं, बहुत ही छोटे से। तो इनके जो राउंडेड ईयर्स होते हैं ना, वो इनके हेड्स के बिल्कुल साथ में लगे होते हैं। इससे कहीं ना अगर मान लो कुछ पथरी एरियाज हैं, तो वहां पर इनको छुपना, एक तरह से इनविजिबल होना, जिसको हम कैमोफ्लाज होना कहते हैं, तो ये पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके कान बहुत ही छोटे से होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि अगर हम बात करें, जैसे कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा ना, जैसे कई लोग हमारे जैसे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, हमारे आर्मी के लोग होते हैं, कई बार वो झाड़ियों के अंदर छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो झाड़ियों का जो कलर होता है, उनकी यूनिफॉर्म की जैसा ही कलर होता है, तो कई बार उनको ढूंढना, उनको पहचानना मुश्किल होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें ना पालास कैट की, तो यहाँ पर ये भी एक तरह से इसके अंदर भी ऐसे गुण होते हैं कि इसको पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है, काफी हद तक इनविजिबल हो जाते हैं नेचुरल हैबिटेट के अंदर। तो इनका बिहेवियर काफी डिफरेंट है। बाकी इसके अलावा ये रात के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो दीज आर नॉकटर्नल, ठीक है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इनको स्मॉल गोस्ट ऑफ माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर अगर हम बात करें मैनुअल स्टेपी कैट और रॉक वाइल्ड कैट, ये अलग अलग नाम आपके इनके देखने को मिल जाते हैं। इनके जो बॉडी होती है उसके ऊपर अच्छी खासी आपको फर देखने को मिल जाती है, और फर का रंग चेंज होता रहता है, ग्रे हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ऑरेंज रेड हो सकता है। ये सीजन के हिसाब से इनका जो रंग है वो चेंज होता रहता है। एंड ये भी काफी हद तक इनकी जो कैमोफ्लेज स्किल्स हैं, बेसिकली इनको ढूंढ पाना, इनको इनके कलर्स की वजह से इनको ढूंढ पाना काफी मुश्किल काम यहाँ पे बन जाता है। तो ये कुछ बातें थी पालास कैट के बारे में। इसके अलावा आईयूसीएन की बात करें तो उसमें इसका लीस्ट कंसर्न स्टेटस है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 2 के अंदर है, एंड डब्ल्यूपीए के अंदर आपको शेड्यूल 1 में देखने को मिल जाएंगे।
इसके साथ ही साथ आपके जो CMS कन्वेंशन है ना, उसकी COP14 जो हुई थी 2020 के अंदर, वहां पर इसको माइग्रेटरी स्पीशीज की लिस्ट में ऐड किया गया था, जिसमें इनको कंजर्व करना है, तो उस लिस्ट में भी इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका जो आज का होमवर्क रहेगा वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। इसका आंसर आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है विद रिगार्ड्स टू सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है विद रिगार्ड्स टू आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, इनमें से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। थोड़ा मैं आपको इसको ना डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो एक इंडेक्स आता है जिसका नाम है IIP। IIP क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको रिलीज करता है आपका CSO कह लो, या अब इसका नाम NSO हो चुका है। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो यहाँ पे इसको रिलीज करता है, जो कि आपका मोस्टली मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब ये क्या करता है? ये बात करता है कि देश के जो आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनमें कैसी कैसी ग्रोथ है ना, कैसे कैसे समय के ऊपर उनका जो आउटपुट है वो चेंज हुआ है। ये तो है IIP। ठीक है, अब IIP के अंदर ही ना टोटल 8 ऐसे इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर बोलते हैं, जिनको हम नाम से जानते हैं 8 कोर सेक्टर। ठीक है, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से फंडामेंटल बन जाते हैं। अब इन 8 कोर सेक्टर की क्या क्या ग्रोथ हुई, उसके लिए हमारे पास एक और इंडेक्स है, दैट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ICI के नाम से इसको जानते हैं, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इसको रिलीज किया जाता है बाय DPIIT। बेसिकली जो आपका आपने नोटिस किया होगा ना, आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, उसके अंतर्गत आपका एक डिपार्टमेंट है DPIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड टैलेंट ट्रेड। उसके अंतर्गत आपको एक ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर देखने को मिल जाएगा। तो ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा हर महीने यहाँ पे इस तरह से इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज यहाँ पे रिलीज किया जाता है। अब आप पूछोगे ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है कौन सी, 8 कोर सेक्टर्स कौन से हैं? तो ये हैं आपके 8 कोर सेक्टर: पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन, कोल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोडक्शन एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। ये 8 कोर सेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इन 8 कोर सेक्टर्स की अगर हम बात करूं ना, तो ये 40% से भी ज्यादा वेटेज है इनकी इन केस ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो डेफिनेटली दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर ना इनका मैंने वेटेज दे रखा है, आपको वेटेज याद नहीं करना, पर इनका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जरूर पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, सबसे कम वेटेज किसका है। इनफैक्ट जो 2015 में जो क्वेश्चन पूछा था ना कि सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे किसका है, तो आप नोटिस कर पाओगे इन चारों ऑप्शन में से इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज्यादा है। मतलब पेट्रोलियम तो ऑप्शन में है नहीं ना, तो उसके बाद सेकंड मोस्ट कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से आपको इनका ऑर्डर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार होती है जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंड होती है। ठीक है, बेसिकली अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होगी तो फिर वो एक तरह से ऑटोक्रेटिक हो जाएगी, है ना, अपनी मर्जी से काम करेगी, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगी। तो जो टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लिमिटेड होती हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 2021 में तो आई था, उसके पहले भी 2020 में सेम क्वेश्चन पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज नथिंग बट अ लिमिटेड गवर्नमेंट, इट इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी ही था। इसके अलावा तीसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था कि कौन कौन से आपके डांसेस कौन कौन से स्टेट्स के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो गरबा की बात करें तो इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है, गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। मोहिनी अट्टम की जब हम बात करते हैं ना, तो दरअसल में एसोसिएटेड है आपका केरला के साथ। यक्षगान बिल्कुल आपका कर्नाटका के साथ ही है। तो सेकंड गलत है, बाकी पहला और तीसरा सही था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा 1 एंड 3 ये करेक्ट बन जाएगा। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था ग्रीन स्टील मिशन के बारे में, तो डेफिनेटली यहाँ पर यही कोशिश है कि कैसे स्टील सेक्टर को हम डीकार्बोनाइज कर पाएं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके अलावा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये गुजरात के अंदर नहीं, आपको ओडिशा के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। बाकी TNT ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात करें तो ये डुअल आइलैंड नेशन डेफिनेटली है, बट नॉट इन इंडियन ओशन, ये तो कैरिबियंस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।